किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान कार्यक्रम की आज की कड़ी में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ लेकर आते हैं हम आपके लिए कार्यक्रम, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको जानकारी देंगे ग्रीष्मकालीन सब्जियों की देखभाल से संबंधित, और साथ ही बात होगी पपीते की खेती के बारे में। तो इन सब जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। तो किसान भाई बहनों, इस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में हमें हमारी सब्जी फसल की देखभाल करने की काफ़ी आवश्यकता है, खासकर अगर हम बात करें बेल वाली सब्जियों की। और इस पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BS तोमर जी। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो आइए डॉक्टर तोमर से तमाम जानकारियां लें कि ग्रीष्मकालीन मौसम में किस तरह सब्जियों की देखभाल की जा सकती है। डॉक्टर तोमर, सबसे पहले आपसे जानेंगे, गर्मियों के इस मौसम के अंदर बेल वाली सब्जियों में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां लगने का खतरा रहता है, और साथ ही बचाव किस प्रकार किया जा सके। गर्मी के मौसम में जो बेल वाली सब्जी फसलें लगी हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किस प्रकार से किसान भाई अपनी जो फसलें हैं सब्जी की, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। जब तापमान में वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ एक बात होती है कि आर्द्रता की भी कमी हो जाती है, और आर्द्रता की जब कमी होती है और तापमान अधिक होता है तो ऐसे में सब्जी बेल फसलों में डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी है, उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जो बीमारी है ये एक फफूंद की बीमारी है, और ये पुरानी पत्तियों पे इसके लक्षण पहले दिखाई देते हैं, और इसकी पत्तियां किनारों से सूखनी शुरू हो जाती हैं, और इसका जो फैलाव है इस बीमारी का वो हवा के द्वारा होता है। इसलिए इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को हम दो बातें बताना चाहेंगे। एक तो जो बीमारी से ग्रस्त पत्तियां हैं उनको सुबह के समय या शाम के समय जब हवा की गति तेज़ ना हो उस समय उनको काट लें, काट करके उनको बाल्टी में इकट्ठा कर लें और उनको गहरा ज़मीन में गाड़ दें। दूसरी बात है, जब उस प्रकार का आप प्रयास करते हैं तो इसकी बीमारी की मात्रा को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके बचाव के लिए भी जब जो पहले से रोगग्रस्त पत्तियां हैं उनको निकालने के बाद उसमें बाविस्टिन नामक एक फफूंदनाशी है, जिसका छिड़काव हमारे किसान भाई अपनी सब्जी फसलों में कर सकते हैं। और उसके लिए मात्रा रहेगी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाया जा सकता है और उसका छिड़काव किया जा सकता है। 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव करने के लिए 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। यानी कि 1 एकड़ में छिड़काव के लिए किसान भाइयों बहनों आपको बाविस्टिन की जो है 400 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होगी, जिसका घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर तोमर, अब आप हमारे किसानों को ये बताएं कि गर्मियों के मौसम में अमूमन फलन की जो है वो बहुत दिक्कत हमारे किसानों को आती है। बेल वाली सब्जियों में फलन जो है वो नहीं हो पाता, तो किस तरह से क्या उपाय उन्हें करने चाहिए जिससे उन्हें उत्पादन अपनी बेल वाली सब्जियों का अच्छा मिले। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। ऐसे गर्मी के मौसम में अक्सर ये कहने को मिलता है कि फलन कम हो जाता है। उसके पीछे क्या पहलू हैं फलन कम होने के? उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। अधिक तापमान और लंबे अवधि के कारण, डे लेंथ बढ़ने के कारण बेल वाली सब्जी फसलों में एक तो जो नर फूलों का उत्पादन अधिक होने लगता है और मादा फूल कम बनते हैं। दूसरी बात आती है, जब तापक्रम अधिक होता है तो परागण वाहक जो हैं उनकी संख्या में भी कमी आ जाती है। तो दोनों चीज़ें मिलकर के फलन को कम कर देती हैं। तीसरी बात आती है कि जो बेल की रोपाई या बिजाई फरवरी या मार्च में की गई थी और वो अपने 60% से अधिक समय उन्होंने पूरा कर लिया, इसलिए उनमें थोड़ा सा एजिंग का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे स्थिति में किसान भाई अपनी फसल से कैसे सफलतापूर्वक फलन ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, उसके लिए परागण वाहकों की संख्या को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वातावरण में जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध परागण वाहक हैं उनको गर्मी के कारण कम हो जाता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई अच्छे फलन के लिए बेल वाली सब्जी फसलों में मधुमक्खी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और 1 एकड़ क्षेत्र में अगर कोई भी बेल वाली सब्जी फसल लगी हुई है, जैसे लौकी है, तुरई है, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, इसके लिए 2 कॉलोनी मध्यम आकार की
उसमें रख सकते हैं। और उनको रखते समय इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि खुले आसमान के नीचे उनको ना रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां मधुमक्खियों के तापक्रम अधिक तापक्रम से या उष्ण शुष्क हवाओं से उनको बचाया जा सके। जब हम उनको छत्तों को ऐसी जगह रखते हैं तो मधुमक्खियाँ प्रायः जब तापक्रम कम होता है सुबह और शाम के समय सक्रियता से परागण के कार्य करती हैं। और इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई अपने बेल वाली सब्जी फसलों में परागण वाहकों की संख्या को नियमित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो फलन है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो अभी आप जानकारी हासिल कर रहे हैं किस तरह से गर्मियों के मौसम में आपने बेल वाली सब्जियों की देखभाल करनी है। डॉक्टर तोमर, अब आप हमें ये बताएं कि हमारी जिन किसान भाई बहनों ने भिंडी की फसल लगाई हुई है वो किस तरह उसकी देखभाल करें जिससे लंबे समय तक उसका उत्पादन ले पाएं। जी देखिए, भिंडी मुख्य रूप से बारिश के मौसम की फसल है, लेकिन हमारे किसान भाई इसको गर्मी के मौसम में भी सफलतापूर्वक उगाते हैं। और इस फसल की बार बार बुआई करने से के बजाय हमारे अधिकांश किसान भाई इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि एक बार अगर हमने फरवरी मार्च में जो रोपाई की है उसी फसल को अक्टूबर तक ले लेते हैं। तो ऐसे में भिंडी की फसल से, लगाई हुई फसल से किस प्रकार से हमारे किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं, उसके लिए 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। पहला तो है समय समय पे उस पर सिंचाई की व्यवस्था को बनाए रखना है ताकि पौधों में मुरझान या पानी की कमी के कारण उनमें किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। दूसरा, उसमें निराई गुड़ाई करके खेत को साफ स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि जब हम खेत की सफाई रखते हैं तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो घास के या खरपतवारों में छिप जाते हैं और फसल को नुकसान करते हैं। तो उससे सफाई रखने से, निराई गुड़ाई करके सफाई रखने से हम अपनी फसल को कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं। सामान्यतः गर्मी के मौसम में वर्षा ऋतु की अपेक्षा कीड़ों का प्रकोप कम होता है, इसलिए किसान भाई भिंडी को कम लागत के साथ गर्मी के मौसम में सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। लेकिन जब उनको फसल लंबी अवधि तक लेनी है, लंबे समय तक लेनी है, ऐसे में तीसरी बात आती है कि जब हम निराई गुड़ाई करते हैं उसमें पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है ताकि निरंतर पौधों की बढ़वार आती रहे। उसके लिए प्रति एकड़ की दर से मैं बताना चाहूँगा कि 25 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है हर 1 से 1.5 महीने के अंतराल पे, जब निराई गुड़ाई करते हैं या जब खेत बताऊ आ जाता है उसमें इसका इस्तेमाल करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। कई बार हमारे किसान भाई कम मात्रा में, अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फसल के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वानस्पतिक बढ़वार अधिक हो जाती है और उत्पादकता कम हो जाती है। और कम होने की स्थिति में भी किसान भाइयों को हम अपने बहनों को बताना चाहेंगे कि उसमें बढ़वार उतनी न होने के कारण फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और उपज भी कम हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप और उर्वरकों की मात्रा का कम इस्तेमाल करें तो 2 से 3% यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है। इसमें यानी कि 1 एकड़ की अगर किसी किसान भाई ने, बहन ने हमारी वो लगाई हुई भिंडी, उसमें अगर 200 लीटर पानी लेकर के उसमें 4 किलोग्राम यूरिया को घोल लें और उस घोल को बना करके भिंडी की फसल में छिड़काव करते रहें तो उसमें निरंतर बढ़वार आती रहेगी और निरंतर फलन, अच्छी गुणवत्ता के फल भी उनको मिलते रहेंगे। डॉक्टर तोमर, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि मिर्च और बैंगन की देखरेख उन्हें कैसे करनी। देखिए, बैंगन और मिर्ची भी दोनों अभी खेत में लगी हुई हैं और बैंगन गर्मी के मौसम में बहुत सभी किस्में तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कुछ जो किस्में गर्मी में अच्छा फलन करती हैं वो किस्में लगी हुई हैं अभी, उनकी देखभाल करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खेत को, पहली बात तो है सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रखना है, खेत में पानी की कमी नहीं होने देनी है। दूसरी बात है समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेत को साफ स्वच्छ रखना है। तीसरा है तुड़ाई का समय भी उनको इस प्रकार से निर्धारित करना है कि दिन के समय फलों की तुड़ाई ना करें। तुड़ाई जो है या तो प्रातःकाल में करें या शाम के समय करें, और तुड़ाई करने के बाद फलों को छायादार जगह में साफ कपड़े के ऊपर या प्लास्टिक की शीट के ऊपर फैला करके उनको श्रेणीबद्ध करें और उसके बाद उनका डिब्बाबंदी या जो पैकिंग करके किसान भाई बाज़ार में भेजें। क्योंकि यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण उभर के आती है, जब हम बैगन या मिर्ची की बात करते हैं, ऐसे में अगर मौसम शुष्क होता है और किसान भाई पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं कर पाते, ऐसे में एक कीड़े आने का प्रकोप बढ़ जाता है जिसको हम बोलते हैं लाल मकड़ी, रेड स्पाइडर माइट।
और ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। ये तभी आता है जब किसान भाई एक बार फसल में पानी दे देते हैं, फिर उसको सूखने का लंबे समय तक पानी नहीं देते। तो ऐसे में अगर हमारी अनियमितता होती है तो ऐसे में इस कीड़े के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है और ये कीड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। अगर इस प्रकार के लक्षण खेत में दिखाई देते हैं कि क्योंकि ये कीड़ा पत्ती की निचली सतह पर रहता है और बहुत छोटा होता है और इसको नंगी आंख से देखना भी मुश्किल है, लेकिन जब इसका प्रकोप बढ़ता है तो पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं ऊपर से और छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। तो ऐसी पत्तियों को तोड़ करके नष्ट कर देना चाहिए और उसके लिए एक कीटनाशक है डाइकोफोल या उमाइट, जो भी आपको स्थानीय बाजार में उपलब्ध है किसान भाई उसका छिड़काव कर सकते हैं ताकि इस कीड़े का प्रकोप आगे ना हो और किसान की जो फसल है मिर्ची की या बैगन की, उससे वो भरपूर पैदावार ले सके। तो अभी आपने डॉक्टर तोमर से जाना किस तरह आपने मिर्च और बैंगन की देखरेख करनी है। डॉक्टर तोमर, एक आखिरी प्रश्न आपसे करेंगे, जो प्याज इस वक्त खुदाई के लिए तैयार है उसमें हमारे किसानों को क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? निश्चित रूप से जिन किसान भाइयों ने अभी सलकंद की प्याज फसल लगाई हुई है उसकी खुदाई करने का समय आ गया है, या कुछ किसान भाइयों ने उसकी खुदाई कर भी ली है और खुदाई के लिए फसल तैयार भी होगी। पहली बात आती है कि 10 से 15 दिन पहले खुदाई से प्याज में पानी देना बंद कर देना चाहिए ताकि सलकंदों को पकने का समय मिल जाए। फिर खुदाई का समय आता है, खुदाई जो है शाम के समय कर, तेज़ धूप की अवस्था में खुदाई ना करें। खुदाई करने के बाद सलकंदों की रचाई करें। रचाई करने के लिए विंडरो विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे छोटे ढेर भी बनाए जा सकते हैं और उनको 5 से 7 दिन तक रचाई का समय देते हैं। उसके बाद उनकी कटाई करते हैं। अगर किसान भाई अपनी प्याज सीधे बाज़ार में भेजना चाहते हैं तो कटाई तने के ऊपर तकरीबन आधा इंच की ऊंचाई से कटाई करनी होती है और अगर भंडारण के लिए करना है तो कम से कम 1 इंच की ऊंचाई से कटाई करें। कटे हुए जो सलकंद हैं या छोटे सलकंद हैं या एक किस्म विशेष आपने उगाई है उसमें दूसरी किस्म के सलकंद का मिश्रण है तो उनको भी छटाई कर दें। श्रेणीबद्ध करके जो अच्छे मध्यम आकार के कंद हैं उनको भंडारण के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि बड़े सलकंदों में अक्सर ये देखा जाता है कि उनमें भंडारण के दौरान सड़ने की संभावना या उनके वजन में कमी आने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई अपनी प्याज की तरफ ध्यान देते तो निश्चित रूप से उनका भंडारण भी सुरक्षित रहेगा और भंडारण के दौरान उनमें सड़ने का और नमी की मात्रा का नुकसान भी कम होगा। तो डॉक्टर तोमर, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और अपना इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने जाना किस तरह से गर्मियों के मौसम में आपने सब्जियों की देखभाल करनी है। कार्यक्रम खेत खलिहान में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम खेत खलिहान। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो आइए कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपको जानकारी देते हैं पपीते की खेती से संबंधित, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खेत खलिहान में। थैंक यू मैम। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि हमारे बहुत से किसान भाई बहन जिनको लगता है कि वो पपीते की खेती करना चाहते हैं, कौन सा सही समय है पपीते को लगाने का, आप पहले ये बताएं। किसान भाई, पपीता लगाने का 3 समय है, हम साल में 3 बार लगा सकते हैं। पहला समय है फरवरी मार्च का महीना। फरवरी मार्च के महीने में हम उन क्षेत्रों में पपीता लगाते हैं जहाँ पर कि ठंड ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र हैं, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। इन क्षेत्रों में हम जो है फरवरी मार्च में लगाते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि पानी कम बरसता है उन क्षेत्रों में हम लोग जुलाई अगस्त में लगाते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में कि पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ पे जुलाई अगस्त में
पौधे लगाने पे पौधों के पानी की वजह से मरने का चांस ज़्यादा रहता है, तथा जिन क्षेत्रों में पानी ज़्यादा बरसता है उन क्षेत्रों में हम लोग सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर नवंबर के महीने में हम लोग पपीता की खेती लगा सकते हैं। जैसे कि बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, इन क्षेत्रों में जनरली पपीता हम लोग अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। तो अभी आपने जाना कि कब कब पपीता जो है वो लगाया जा सकता है, यानी पपीता लगाने का सही समय क्या है। डॉक्टर सिंह, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बीज दर जो है वो कितनी होनी चाहिए। पपीता में दो तरह की किस्में पाई जाती हैं। एक किस्में तो वे होती हैं जिसमें कि नर एवं मादा के पौधे जो है दोनों अलग अलग आते हैं। ऐसे में पपीते की बीज की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि 300 से 500 ग्राम होती है, तथा वहीं पर जो जिन किस्मों में केवल मादा एवं उभयलिंगी आते हैं उन किस्मों में हमको 100 ग्राम से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर के लिए। तो डॉक्टर कन्हैया ने अभी आपको बीज दर के बारे में बताया, बीज दर कितनी होनी चाहिए। डॉक्टर कन्हैया, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं पपीते की जिसका वो चयन कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि पपीता में दो तरह की किस्में पाई जाती हैं। एक तो होती है डायोसियस, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि नर एवं मादा पौधे दोनों अलग अलग आते हैं। उसमें जो है कुछ प्रमुख प्रजातियाँ हैं, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, CO1, CO2, CO6, ये प्रजातियां जो हैं आपकी, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके लिए कुछ प्रजातियां आपकी पंतनगर से हैं, पंत पपाया 2 है, ये आपकी डायोसियस किस्म प्रजातियां हैं। दूसरे किस्म की जो प्रजातियां हैं वो उनको हम लोग गायनोडायोसियस बोलते हैं, उसमें कि जिसमें हार्माफ्रोडाइट एवं मादा फीमेल के फल पुष्प आते हैं। और ऐसी प्रजातियों को ही किसान भाइयों से हम ये आग्रह करेंगे कि इन्हीं किस्मों का चयन करें कि जिसमें कि ये मादा और उभयलिंगी पुष्प आते हैं। इसमें आपकी प्रमुख किस्में जो हैं आपकी वो आपकी रेड लेडी है, सिंटा है, CO3 है, CO7 हैं। ये प्रजातियां जो हैं आपकी वो उभयलिंगी एवं मादा वाली हैं। तो डॉक्टर सिंह, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पपीता लगाने की विधि क्या है, किस तरह हमारे किसान भाई बहन आसानी से पपीता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो पपीता लगाने से पहले हमें उसकी नर्सरी लगाना पड़ता है, पौधशाला लगानी पड़ती है। पौधशाला के लिए किसान भाई जो है प्रयास ये करें कि उनको बीज को जो है वो पॉलीथीन की थैलियों में रेज करें। इसके लिए जो पॉलीथीन की थैलियां हैं वो 6 इंच बाई 4 इंच की होनी चाहिए। उसमें कम से कम 3 या 4 छेद हों, चारों तरफ से छेद होना चाहिए। उसमें जो रूटिंग मीडिया या जो मिश्रण होना चाहिए, वो कई प्रकार से रूटिंग मीडिया आजकल उपलब्ध हैं। किसान भाई ये प्रयास करें कि उसमें जो है कोकोपीट 2 भाग, वर्मीकुलाइट 1 भाग तथा गोबर की खाद 1 भाग मिला करके पूरी तरह से मिश्रण मिला लें। इस मिश्रण को जो है वो प्लास्टिक की थैलियों में भर लें। यदि उनके पास यह मिश्रण उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई 1 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद तथा 1 भाग जो है बालू मिला करके इसको भी वो उपयोग में ला सकते हैं। मिट्टी भरने के बाद इस पॉलीथीन में 1 या 2 बीज लगा दें। यदि किसान भाई के पास यदि ये उपलब्ध पॉलीथीन थैली उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई एक ज़मीन की जो मिट्टी में जो क्यारी बनाते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाई प्रयास करें कि पॉलीथीन की थैलियों में ही नर्सरी रेज करें। बीज लगाने के बाद उसको बीज को जो है अच्छी प्रकार से खर से या पुआल से अच्छी प्रकार ढक देना चाहिए। ढकने के बाद उसमें प्रतिदिन जो है सुबह सुबह जो है उसको फव्वारे से पानी देना चाहिए। इस मौसम में जो गर्मी का मौसम है या बरसात के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल पे बीज का जमाव हो जाता है। बीज का जमाव हो जाने के बाद जब पौधा 45 से 60 दिन का हो जाए तो उस पौधे को हमें खेतों में ट्रांसप्लांट करना है जहां हमें पपीता लगाना है। लगाने से पहले जब हमारा बीज का जमाव हो जाए तो किसान भाई जहां हमको पौधे लगाने हैं उस खेत को अच्छी प्रकार से जुताई कर लें, 1 या 2 जुताई करके उसकी लेवलिंग बढ़िया से कर लें। इसके बाद प्रभेद के अनुसार आपको गड्ढे खोदने हैं। कितने दूरी पे गड्ढे खोदने हैं, जैसे आपकी यदि पूसा नन्हा लगाते हैं तो आपको 5 बाई 5 फीट पे 5 फीट पौधों से पौधे की दूरी और 5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखनी पड़ेगी। यदि आप बड़े पौधे लगाते हैं जैसे कि रेड लेडी है, सिंटा है, इन प्रजातियों को लगाना है तो आप 6 फीट पे लगाएं, 6 फीट बाई 6 फीट, जैसे कि 6 फीट प्लांट टू प्लांट, 6 फीट लाइन टू लाइन। गड्ढा की जो साइज होगी आपकी 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट। गड्ढा खोद करके गड्ढे की पूरी मिट्टी को आप बाहर निकाल लें और गड्ढे को कम से कम आप 7 से 10 दिन तक खुला छोड़ दें। फिर उस मिट्टी में, खुली हुई मिट्टी में कम से कम 10 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद मिला लें।
यदि आपके यहाँ दीमक की समस्या है, किसान भाई के यहाँ दीमक की समस्या है, तो उसमें कम से कम 20 ग्राम क्लोरोफायरिफास नामक दवा डाल दें। यदि उनको पास नीम की खली उपलब्ध है तो 250 ग्राम नीम की खली भी उसमें मिला सकते हैं। इस प्रकार से मिला करके गड्ढे को भर दें। गड्ढे को भरने के बाद एक बार पूरी सिंचाई कर दें, जिससे कि पूरी तरह से गड्ढा बैठ जाए, लेवल में आ जाए। उसके बाद जब पौधा हमारा 45 से 60 दिन का हो जाएगा तो कम से कम पौधा 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उस 15 सेंटीमीटर के पौधे को हम ले जा करके सीधे गड्ढे के बीचों बीच जो है हम पौधे को लगाएंगे। पौधा लगाने के बाद किसान भाई उसको अच्छी प्रकार से पानी दे दें फव्वारे के द्वारा। इसके बाद प्रतिदिन सुबह सुबह जो है कम से कम 3 दिन तक उसमें फव्वारे से पानी लगा दें। 3 दिन पानी लगाने के बाद पानी लगाना छोड़ दें। 1 या 2 दिन के बाद उसकी बढ़िया से गुड़ाई करके छोड़ दें उसको। डॉक्टर सिंह, एक आखिरी प्रश्न आपसे करेंगे। कौन कौन से रोग और कीट जो है पपीते में लगने का खतरा रहता है और किस तरह से उसे नियंत्रित किया जा सकता है? कीट में जो है सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला कीट है वो है आपके एफिड और व्हाइट फ्लाई। ये 2 कीट ऐसे हैं, सीधे तौर पे पपीता को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये जब किसी रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे पे जाते हैं तो इन कीटों के द्वारा जो है वो 2 तरह के रोग, एक तो पपाया रिंग स्पॉट वायरस और दूसरा है आपका पपाया लीफ कर्ल। तो जो एफिड है, एफिड या माहो इसको बोलते हैं, इसके द्वारा जो है पपाया रिंग स्पॉट का रोग फैलता है, तथा जो वाइट फ्लाई है इसके द्वारा जो है लीफ कर्ल का रोग फैलता है। ये दोनों रोग बहुत ही घातक हैं। इन दोनों रोगों को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई को जब हम नर्सरी रेज करते हैं तो नर्सरी रेज करते समय ही ख्याल करना चाहिए। किसान भाई प्रयास करें कि नर्सरी को जो है वो नेट हाउस में, जिससे कि वो कीड़े ना आ पाएँ, नेट हाउस में उसको रेज करें, नर्सरी को रेज करें। यदि नर्सरी की रेज करने के साथ कुछ कीटनाशकों का उपयोग करें। जो सबसे अच्छी कीटनाशक दवा है वो है आपकी इमिडाक्लोपिड या कॉन्फिडोर बोलते हैं। उसकी जो है 3 ml दवा 10 लीटर पानी में कम से कम 21 से 30 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव करना चाहिए। यदि ये दवा उपलब्ध नहीं है मार्केट में तो रोगार या डाइमेथोड से बोलते हैं, 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके पौधों का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस कीटनाशक के छिड़काव से इन दोनों कीटों का रोकथाम हो जाएगी। यदि ये दोनों कीट रुक जाते हैं तो जो सबसे गंभीर बीमारियां हैं रिंग स्पॉट वायरस की और लीफ कर्ल की, उनका भी नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जो है रोग जो है वो आपके नर्सरी से ही लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। ये डैम्पिंग ऑफ रोग जो है पौधे के जमने के 6 से 7 दिन के अंतराल पे ही आ जाता है। इसका लक्षण ये है कि पौधा नर्सरी में ही लटक के गिर जाता है, वहीं पे मिट्टी में गिर जाता है। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करें या मिट्टी की शोधन करें मिट्टी का। इसके लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है, जहाँ पे नर्सरी लगानी है वहाँ पे उसको पॉलीथीन से ढक दें। गर्मी के महीने में 45 से 60 दिन तक उसको ढक दें। उसके बाद जो है नर्सरी को लगाएं। इसको हम लोग बोलते हैं कि सौरीकरण बोलते हैं इसको। सूर्य के प्रकाश में उसको कम से कम 45-60 दिन तक तपा दें। उसके बाद पॉलीथीन को हटा दें। पॉलीथीन जहाँ तक हो 200 गेज की मोटाई की हो, पॉलीथीन सफ़ेद रंग की हो, उसको हटा दें। इसके बाद जो है बीज का उपचार करें। बीज के उपचार के लिए आप थीरम का उपयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। इसके द्वारा यदि इसके उपरांत भी यदि आपके नर्सरी में पौधशाला में यदि ये रोग आता है तो इसके कंट्रोल के लिए आप जो है रिडोमिल नाम की दवा आती है। रिडोमिल दवा 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें। लेकिन प्रयास किसान भाई ये करें कि जैसे ये रोग दिखाई दे उसी दिन उसका रोकथाम करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसी दिन नहीं करेंगे तो आपके पौधे बहुत सारे मर सकते हैं। तो नर्सरी में ही इसकी तुरंत जो है उसी दिन आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। तो डॉक्टर सिंह, आपने इतनी अहम और इतनी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दी और इतना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी आपने पपीते की खेती से संबंधित तमाम जानकारी हासिल की और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको ग्रीष्मकालीन सब्जियों की देखभाल के बारे में भी बताया। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।